नमस्कार। झारखंड की कहानी में ना कई विरोधाभास हैं। बिल्कुल है। एक तरफ ये वो धरती है जहां दुनिया में पहली बार मतलब साइंटिफिक तरीके से बाघों को गिना गया, जी। और दूसरी तरफ आज वहीं के टाइगर रिजर्व में बाघ हैं भी या नहीं, इस पर सवाल उठते हैं। सही कहा आपने। तो आज हम झारखंड के वन्य जीव संरक्षण के इसी उतार चढ़ाव भरे सफर की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट है और हमारा मकसद है जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हर जरूरी तथ्य को एक दिलचस्प कहानी की तरह समझना। बिल्कुल। हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन कहानियों को भी जानेंगे जो इन आंकड़ों के पीछे हैं। झारखंड की जमीन, जिसे वनों का प्रदेश कहते हैं, उसके गौरवशाली इतिहास से लेकर आज की गंभीर चुनौतियों तक हम हर पहलू पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि झारखंड के जंगलों की आज की हकीकत क्या है। जरूर। झारखंड यानी झार और खंड, वनों का प्रदेश। ये नाम ही अपने आप में सब कुछ कहता है ना? हाँ, ये नाम ही इसकी पहचान है। ये जंगल छोटा नागपुर पठार पर फैले हैं और यहाँ साल के पेड़ बहुत है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो कागजों पर इन जंगलों की स्थिति क्या है? देखिए, जो लेटेस्ट भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है 2023 की, जी। उसके हिसाब से राज्य का करीब 29.81% हिस्सा वनों से ढका हुआ है। लगभग 30%। हाँ, लगभग। पर यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये जंगल एक कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, मतलब हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। और इससे भी जरूरी, ये वन्य जीवों के लिए वो गलियारे हैं, वो हाईवे हैं, जिनसे वे एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। अच्छा, तो आज की हमारी चर्चा इन्हीं जंगलों में जो संरक्षित इलाके हैं उन पर केंद्रित रहेगी। हाँ, हम झारखंड के पूरे संरक्षित नेटवर्क को समझेंगे। इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान है, 11 वन्य जीव अभयारण्य है, एक टाइगर रिजर्व और कई जैविक उद्यान भी शामिल हैं। संरक्षण की ये कहानी आज के कानूनों से तो शुरू नहीं होती होगी। इसकी जड़ें तो शायद बहुत पुरानी हैं। बिल्कुल। झारखंड की जो जनजातीय संस्कृति है उसमें प्रकृति की पूजा हमेशा से रही है। जैसे सरहुल त्योहार। हाँ, सरहुल में साल के पेड़ों की पूजा होती है, करमा में करम के पेड़ की। ये दिखाता है कि यहाँ के लोगों के लिए जंगल और जानवर हमेशा से पूजनीय रहे हैं। ये संरक्षण का एक पारंपरिक तरीका है। लेकिन आधुनिक संरक्षण के इतिहास में एक ऐसी घटना है जिसने झारखंड को दुनिया के नक्शे पर ला दिया था। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई है। ये साल था 1932। 1932। हाँ, आज शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन दुनिया की पहली वैज्ञानिक बाघ गणना पलामू के जंगलों में हुई थी। क्या बात है, दुनिया की पहली। जी हाँ, उस समय के जो डीएफओ थे जेडब्ल्यू निकलसन, उन्होंने पग मार्क यानी बाघ के पंजों के निशानों के आधार पर यह गणना की थी। ये एक क्रांतिकारी कदम था जिसने भविष्य में भारत के प्रोजेक्ट टाइगर जैसे बड़े अभियानों की नींव रखी। ये हैरान करने वाली बात है कि 1932 में जब संरक्षण पर इतनी बात भी नहीं होती थी, तब पलामू में इतनी आधुनिक सोच कैसे आई? शायद इसकी एक वजह ये थी कि उस दौर के ब्रिटिश वन अधिकारी अच्छे प्रकृतिवादी भी थे। उन्हें जानवरों के व्यवहार की गहरी समझ थी। निकलसन ने उसी समझ को एक वैज्ञानिक तरीके में ढाल दिया। और फिर आया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसने तो पूरे देश में संरक्षण को एक कानूनी ढांचा दे दिया। हाँ, वो एक गेम चेंजर था। उस कानून के बाद ही राज्यों को आधिकारिक तौर पर संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति मिली। अच्छा। और उस समय के बिहार यानी आज के झारखंड के लिए साल 1976 एक वाटरशेड वर्ष साबित हुआ। वाटरशेड वर्ष मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल। इसी एक साल में हजारीबाग, दलमा, महुआ डांड और गौतम बुद्ध जैसे बड़े अभयारण्यों को अधिसूचित किया गया था। एक ही साल में इतने सारे? जी। तो अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को एक क्रम में देखें तो मुख्य पड़ाव कौन कौन से थे? इसे एक कहानी की तरह याद रखते हैं। शुरुआत हुई 1932 में पलामू में दुनिया की पहली बाघ गणना से। ठीक है। फिर 1972 में आया वन्य जीव संरक्षण कानून। इसके ठीक एक साल बाद 1973 में जब देश में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ, तो पलामू टाइगर रिजर्व भारत के पहले 9 टाइगर रिजर्व्स में से एक बना। एग्जैक्टली। ये एक बहुत बड़ा सम्मान था। और फिर 1976 में एक साथ कई अभयारण्यों की स्थापना हुई, जैसा आपने बताया। सही। इसके बाद 1986 में बेतला को झारखंड के इकलौते राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। और हाथियों के लिए? हाँ, 1992 में जब प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ, तो देश का पहला हाथी रिजर्व सिंघभूम एलिफेंट रिजर्व
वो भी झारखंड में ही बना। तो आप देख सकते हैं संरक्षण के हर बड़े राष्ट्रीय कदम में झारखंड हमेशा आगे रहा है। चलिए अब झारखंड के वन्यजीव संरक्षण के दिल यानी पलामू लैंडस्केप की बात करते हैं। शुरुआत बेतला राष्ट्रीय उद्यान से। बेतला झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। ये लातेहार और पलामू जिलों में फैला है। एरिया है इसका 226.33 वर्ग किलोमीटर और स्थापना हुई थी 1986 में। बेतला नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है ना? हाँ, माना जाता है कि बीतला एक एक्रोनिम है, हर अक्षर का एक मतलब है। अच्छा। बी से बाइसन मतलब गौर, ई से एलिफेंट हाथी, टी से टाइगर बाघ, एल से लेपर्ड तेंदुआ और ए से एक्सिस यानी चीतल। अरे वाह, ये तो पार्क का एक तरह से विजिटिंग कार्ड हो गया। बिल्कुल, जो बताता है कि अंदर आपका इंतजार कौन कौन कर रहा है। बेतला में सिर्फ जंगल ही नहीं, इतिहास भी सांस लेता है। सही कहा। जंगल के बीचों बीच औरंग नदी के किनारे 16वीं सदी के चेरो राजाओं के 2 किले आज भी मौजूद हैं, एक पुराना और एक नया किला। कमाल है, प्रकृति और इतिहास का संगम। हाँ, यहाँ की वनस्पति में साल और बांस के पेड़ प्रमुख हैं और पार्क के उत्तरी हिस्से से उत्तरी कोयल नदी बहती है, जो इस पूरे इकोसिस्टम की जान है। बेतला के ठीक बगल में है पलामू टाइगर रिजर्व, जिसकी कहानी में गौरव भी है और गहरी चिंता भी। पलामू टाइगर रिजर्व यानी पीटीआर, जैसा हमने पहले बात की, 1973 में देश के पहले 9 रिजर्व में शामिल था। ये 1129.93 वर्ग किलोमीटर का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसका कोर और बफर एरिया कितना है? इसमें से 414.08 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र है, मतलब जंगल का वो सबसे सुरक्षित हिस्सा जहां इंसानी दखलंदाजी मना है, और इसके चारों ओर 715.85 वर्ग किलोमीटर का बफर क्षेत्र है। लेकिन यहाँ बाघों की कहानी बहुत दुखद रही है। 1973 में जहां करीब 50 बाघ थे, वहीं 2018 में ये संख्या 0 हो गई। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कई जटिल कारण हैं। दशकों तक इस इलाके में नक्सलवाद यानी LWE का प्रभाव रहा। इससे फॉरेस्ट स्टाफ के लिए निगरानी करना लगभग नामुमकिन हो गया। और अवैध शिकार भी एक बड़ा कारण रहा होगा। हाँ, अवैध शिकार और बढ़ता मानवीय दबाव भी बड़े कारण बने। हालांकि एक उम्मीद की किरण 2022 की गणना में दिखी, जब एक बाघ की मौजूदगी दर्ज की गई। अच्छा, एक बाघ मिला। बाघों के अलावा यहाँ और कौन से जानवर महत्वपूर्ण हैं? यहाँ तेंदुओं की आबादी अच्छी है, करीब 51 तेंदुए हैं। ये हाथियों का भी एक बड़ा घर है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है पानी की। ये एक सूखा प्रवण क्षेत्र है। उत्तरी कोयल, औरंगा और बुरहा जैसी नदियां हैं, पर सिर्फ बुरहा नदी ही ऐसी है जिसमें साल भर पानी रहता है। तो पलामू की कहानी बाघों के आसपास घूमती है, लेकिन झारखंड की पहचान एक और विशाल जानवर से है, हाथी। और हाथियों की कहानी हमें सीधे दलमा ले जाती है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य, जिसे हाथियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ये पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में फैला है। इसका उद्घाटन किसने किया था? 1975 में संजय गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। ये करीब 193 से 195 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, और जैसा हमने बात की थी, ये देश के पहले सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व का केंद्र है। दलमा के हाथियों की एक खास बात उनके प्रवास या माइग्रेशन को लेकर है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। मॉनसून के बाद हाथियों के झुंड यहाँ से पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर और बांकुड़ा के जंगलों की ओर एक लंबा सफर तय करते हैं। लेकिन इसी प्रवास ने मानव हाथी संघर्ष को जन्म दिया है। इसके पीछे क्या वजह है? गए मतलब उनका हाईवे ही बंद हो गया। बिल्कुल, अब वो नए रास्ते ढूंढते हैं जो शायद किसी के घर के आंगन से होकर गुजरे। हाथियों के साथ भी यही हुआ। और दूसरा कारण है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा पर खोदी गई खाइयां यानी ट्रेंचिंग। जब हाथी अपने पारंपरिक रास्ते से बंगाल में घुसने की कोशिश करते हैं, तो ये खाइयां उन्हें रोक देती हैं और वो वापस झारखंड के गांवों की तरफ धकेल दिए जाते हैं। एग्जैक्टली, जिससे संघर्ष और बढ़ जाता है। झारखंड में कुछ ऐसे भी संरक्षित क्षेत्र हैं जो किसी एक खास प्रजाति के लिए जाने जाते हैं। हाँ, और इसमें सबसे अनूठा है महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य। भेड़िया अभयारण्य? जी, ये भारत का एकमात्र अभयारण्य है जो खास तौर पर भारतीय ग्रे वुल्फ यानी भेड़िए के संरक्षण के लिए समर्पित है। ये लातेहार जिले की खूबसूरत महुआ डांड घाटी, जिसे चिचैरी वैली भी कहते हैं, में स्थित है। वो भेड़ियों को प्रजनन करने यानी अपनी मांद बनाने के लिए एक आदर्श और सुरक्षित माहौल देता है। अच्छा,
1976 में स्थापित ये अभयारण्य 63.25 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 2024 के सर्वे के मुताबिक यहाँ करीब 70 भेड़िए हैं। 70 भेड़िए, ये तो बहुत अच्छी संख्या है। बिल्कुल। और भेड़ियों के अलावा पक्षियों के लिए भी कोई विशेष जगह है? हाँ, वो है उधवा झील पक्षी अभयारण्य। ये झारखंड का एकमात्र पक्षी अभयारण्य है। ये कहाँ पर है? ये साहिबगंज जिले में है, गंगा नदी के बैकवाटर से बनी झीलों पर। 1991 में स्थापित इस जगह में 2 मुख्य झीलें हैं, पतोरा और बरहाले। सर्दियों में ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं होती, क्योंकि यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। हाँ, साइबेरिया और मध्य एशिया से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। बार हेडेड गीज और साइबेरियन क्रेन जैसे मेहमान पक्षी इन झीलों की रौनक बढ़ा देते हैं। अब बाकी बचे अभयारण्यों पर एक नजर डालते हैं, जहाँ से परीक्षाओं में सीधा सवाल बन सकते हैं। जरूर। इतने सारे नाम और आंकड़े याद रखना मुश्किल हो सकता है। क्या इनकी कोई खास पहचान है? बिल्कुल, हर अभयारण्य की अपनी एक कहानी है। जैसे हजारीबाग अभयारण्य जो 1976 में बना, वो सांभर और नीलगाय जैसे बड़े शाकाहारी जानवरों का घर है। ठीक है। गौतम बुद्ध अभयारण्य ये भी 1976 का है, कोडरमा में है, लेकिन इसकी सीमा बिहार तक फैली है, तो ये एक अंतर्राज्यीय संरक्षित क्षेत्र है। और कोडरमा में एक और अभयारण्य भी है ना? हाँ, कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य 1985 का। इसकी पहचान बराकर नदी से है जो इसके बीच से गुजरती है। और लावालोंग? वहीं चतरा का लावालोंग अभयारण्य 1978 का अपनी नदियों के लिए जाना जाता है। ये अमानत, चाको और लीलाजन 3 नदियों से घिरा है। और राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? ये सवाल तो जरूर बन सकता है। वो है धनबाद का तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य, 1978 में बना। कितना छोटा है ये? सिर्फ 8.75 वर्ग किलोमीटर का। लेकिन इसके ठीक बीच में एक बहुत खूबसूरत तोपचांची झील है। अच्छा, और पालकोट और पारसनाथ? पालकोट अभयारण्य 1990 का गुमला और सिमडेगा में है। यहाँ से शंख और दक्षिणी कोयल जैसी महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। और पारसनाथ जो 1981 में बना, गिरिडीह में है। इसका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहीं जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल शिखर जी है। बिल्कुल, ये आस्था और पारिस्थितिकी के संगम का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये तो हुई जंगलों के अंदर संरक्षण की बात, लेकिन जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर भी तो बचाया जाता है। हाँ, जिसे हम एक्स सिचु कंजर्वेशन कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है रांची के पास ओरमांझी में स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान का। ये कब बना था? 1994 में। ये गेतलसूद डैम के किनारे 104 हेक्टेयर में फैला है और इसे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA से भी मान्यता मिली हुई है। और राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर? वो बोकारो में है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान 1989 में सेल ने इसे स्थापित किया था। इसके अलावा और भी हैं? हाँ, रांची के पास मुताम में 1987 में IUCN के सहयोग से एक मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बनाया गया था। और खूंटी के कालामाटी में है भगवान बिरसा मृग विहार, जो 1982 में बना था। ये खास तौर पर सांभर और चीतल के संरक्षण का काम करता है। हमने झारखंड के संरक्षण के गौरवशाली पक्ष को देखा, लेकिन अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां चुनौतियां और कानूनी लड़ाइयां हैं। सारंडा का मामला इसमें सबसे ऊपर आता है। सारंडा एशिया का सबसे बड़ा साल का जंगल, लेकिन विडंबना देखिए, ये भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क भंडारों में से एक भी है। और इसी वजह से दशकों तक यहाँ खनन के नाम पर जंगलों का विनाश होता रहा। बिल्कुल। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को 2025 तक का समय देते हुए निर्देश दिया है कि वो सारंडा के करीब 31,468 हेक्टेयर इलाके को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करें। ये तो बहुत अच्छी खबर है। और दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने 1968 की एक पुरानी अधिसूचना को ही बहाल किया है, जिसे शायद खनन लॉबी के दबाव में इतने सालों तक लागू नहीं किया गया था। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात गायब होते अभयारण्यों की है। 1 मिनट, गायब होते अभयारण्य, इसका क्या मतलब है? क्या अभयारण्य सचमुच गायब हो सकते हैं? जमीन से नहीं, लेकिन सरकारी कागजों से जरूर। रिपोर्ट के मुताबिक ससंगदाबुरु, बामियाबुरु और सोंगरा नाम के 3 अभयारण्य, जिनका जिक्र पुराने दस्तावेजों में था, जी,
वो 1972 के बाद के रिकॉर्ड से रहस्यमयी तरीके से हटा दिए गए। इसे प्रशासनिक विलोपन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिलीशन कहा गया है। ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, ये दिखाता है कि संरक्षण की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, सरकारी फाइलों में भी लड़ी और हारी जाती है। इन सब चुनौतियों के बीच सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? एक सकारात्मक पहल है 2016 में शुरू की गई मुख्यमंत्री जन वन योजना। इसका मकसद है निजी जमीन पर पेड़ लगाने को बढ़ावा देना। लेकिन क्या ये योजनाएं वाकई असरदार हैं? कई बार ऐसी योजनाएं सिर्फ कागजों पर अच्छी लगती हैं। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। इस योजना का एक मजबूत पक्ष ये है कि सरकार पेड़ लगाने की लागत का 75% सब्सिडी के तौर पर देती है। अच्छा, 75%? हाँ, इससे किसानों को अपनी जमीन पर फलदार और कीमती लकड़ी के पेड़ लगाने का प्रोत्साहन मिलता है। इससे उनकी आय भी बढ़ती है और जंगलों पर दबाव भी कम होता है। तो झारखंड के वन्यजीव संरक्षण की ये कहानी वाकई उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच झूलती है। बिल्कुल। 1932 के ऐतिहासिक बाघ गणना से लेकर सारंडा को बचाने की कानूनी लड़ाई तक हर मोड़ पर एक नया संघर्ष है। और जेपीएससी तथा जेएसएससी की तैयारी करे अभ्यर्थियों के लिए ये समझना जरूरी है कि संरक्षण सिर्फ कुछ नाम और तारीखें याद करना नहीं है। ये असल में आदिवासियों के अधिकारों, वन्यजीवों के अस्तित्व और विकास की जरूरतों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कला है। तो भविष्य की राह क्या होनी चाहिए? किन सिद्धांतों पर आगे बढ़ना होगा? भविष्य 3 C पर निर्भर करेगा। पहला, कनेक्टिविटी यानी संपर्क, जानवरों के आने जाने के गलियारों को सुरक्षित रखना। ठीक है। दूसरा, कम्युनिटी यानी समुदाय, संरक्षण के हर प्रयास में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाना। और तीसरा, कोएग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व, ऐसी नीतियां बनाना जिससे इंसान और जानवरों का टकराव कम से कम हो। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार। झारखंड का वन्यजीव संरक्षण सिर्फ एक सरकारी फाइल या परीक्षा का अध्याय नहीं है। ये एक जीती जागती विरासत है। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि हम आने वाली पीढ़ियों को ये विरासत किस हाल में सौंप कर जाएंगे।